नमस्कार, विनीता हिंदी हब में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, जो इस समय हम लोग की सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक है, तो उसके अंतर्गत हम लोग भक्ति काल को पढ़ रहे हैं। और इस समय हम लोग का जो चल रहा है वो भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण काव्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। निर्गुण काव्य के अंतर्गत आपका जो ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा है, तो उसमें से ज्ञानाश्रय शाखा समाप्त हो चुकी है। अब आज हम लोग इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे प्रेमाश्रय शाखा, जिसे क्या कहा जाता है? सूफी काव्य धारा। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो क्या है कि प्रेमाश्रय शाखा या सूफी काव्य धारा ऐतिहासिक या कल्पित व्यक्तियों के साथ किसी राजकुमारी, श्रेष्ठी पुत्री, गणिका या अप्सरा की प्रेम कथा की परंपरा प्राचीन है। देखिए क्या दिया हुआ है प्रेमाश्रय शाखा में कि ऐतिहासिक यानी कि कोई ऐतिहासिक पुरुष हो या फिर कोई कल्पित व्यक्ति हो, यानी कि कल्पना के द्वारा किसी के बारे में कल्पना किया जाए, ऐसा व्यक्ति हो, तो उसके साथ किसी राजकुमारी का या श्रेष्ठी पुत्री या फिर गणिका। गणिका, देखिए गणिका का मतलब अगर अर्थ आप लोग देखें तो गणिका का मतलब वेश्या होता है, जिसे या तो सुंदर वेश्या के कैटेगरी में रखा जाता है या फिर उसे अदबी वेश्या भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो गणिका होती है कोई साधारण वेश्या नहीं होती हैं, बल्कि उनको अदबी वेश्या भी बोला जाता है, क्योंकि इन्हें मतलब एक इनका जो एक कैटेगरी होता है, तो उसके अंतर्गत कहा जाता है कि जो गणिकाएँ होती हैं तो वो बहुत ही सुंदर होती हैं। इनका अपना ही कुछ नियम होता है और इनका मान सम्मान जो होता है वो अलग ही होता है। ठीक है, तो गणिका हो गई या अप्सरा की प्रेम कथा की जो परंपरा रही है तो वो बहुत ही प्राचीन है। कालिदास ने मेघदूत में उदयन कथा कोविद, उदयन कथा कोविद क्या है? उदयन की कहानी कहने में पटु। पटु का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। पटु का मतलब जैसे कुशल होता है, मतलब जिसे चालाक आप लोग बोलते हैं, किसी चीज़ को कहने में जो दक्ष हो, प्रवीण हो। ठीक है, तो दिया है कि कालिदास ने मेघदूत में उदयन कथा कोविद यानी कि उदयन की कहानी कहने में पटु जनों का उल्लेख किया है। 16वीं सदी के बनारसी दास ने अर्थ कथानक में लिखा है। देखिए महत्वपूर्ण है, अर्थ कथानक किसकी रचना है? तो बनारसी दास की रचना है। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा है इन्होंने कि वे मधुमालती मृगावत पढ़ते थे। कौन पढ़ते थे? बनारसी दास ने अपने अर्थ कथानक में लिखा है कि वे मधुमालती और मृगावत पढ़ते थे। कब? 16वीं शती के। बनारसी दास कब के थे? 16वीं शती के थे, और वो क्या पढ़ते थे? मधुमालती और मृगावत। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है। मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की रचना है। परीक्षा में कई बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं कि मधुमालती किसकी रचना है, तो याद रखिएगा मंझन की रचना है। और मृगावत, यहाँ मृगावत लिखा है, मृगावत को ही मृगावती भी बोलते हैं, तो वो किसकी रचना है? तो कुतुबन की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा मधुमालती मंझन की रचना है और मृगावत कुतुबन की रचना है। तो कौन पढ़ते थे? बनारसी दास इनको पढ़ते थे। ये सूफी नहीं, शुद्ध लौकिक प्रेम काव्य थे। किसके बारे में कहा गया है कि जो मधुमालती और मृगावत हैं, तो ये सूफी नहीं है बल्कि शुद्ध लौकिक प्रेम काव्य थे। शुद्ध लौकिक प्रेम काव्य क्या होता है कि जैसे एक ऐसा प्रेम जो किसी भी प्रकार की इच्छा हो गई या फिर लालच या वासना से मुक्त हो, तो उसे शुद्ध लौकिक प्रेम कहा जाता है। तो ये जो रचनाएं हैं मधुमालती और मृगावत, तो वो उसी कैटेगरी में आता है कि शुद्ध लौकिक प्रेम काव्य थे ये। एक ही कहानी को आधार बनाकर मध्यकाल में अनेक रचनाकारों ने काव्य लिखे हैं। अनेक सूफी कवियों ने यह लिख दिया है, आदि अंत जस कथा रही, या पुनि हम खोली अर्थ सब कहा। क्या दिया है कि बहुत सारे सूफी कवियों ने लिखा है कि आदि अंत जस कथा रही। आदि का मतलब क्या होता है? शुरुआत। अंत का मतलब अंत हो गया, तो कहते हैं कि आदि अंत जस कथा रही, यानी कि जो कथा है यानी कि जो कहानी है, तो शुरू से अंत तक वैसी ही है। ठीक है, या यहाँ पर क्या दिया है कि पुनि हम खोली
अर्थ सब कहा। पुनि, पुनि का मतलब होता है कि फिर, पुनः या फिर से। तो दिया है कि पुनि हम खोली अर्थ सब कहा, यानी कि फिर से मैंने सारा अर्थ खोल कर बता दिया। इससे यही स्पष्ट होता है कि ये कथाएं पहले से प्रचलित थी। क्या दिया है कि ये जो वाक्य दिया हुआ है, तो इससे यही स्पष्ट होता है कि ये जो सारी कथाएं हैं वो पहले से ही प्रचलित थी। अनुमानतः जैन मतावलंबी रचनाकारों ने आदिकाल में भविष्यत कहा जैसी रचनाएं की है। देखिए, आप लोगों ने पहले पढ़ा है आदिकाल में भी भविष्यत कहा या भविष्यत कथा लिखा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी रचना है। तो किसकी है, तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि ये किसकी रचना है। तो धनपाल की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी रचना और रचनाकार, तो याद रखिएगा। तो क्या दिया है कि यह अनुमान किया जाता है कि जैन मतावलंबी यानी कि जैन मत को मानने वाले जो रचनाकार ने आदिकाल में भविष्यत कहा जैसी रचनाएं की हैं, वे भी लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित हैं। यानी कि जो ये रचना है भविष्यत कथा, वो किस प्रकार की रचना है, तो लोक प्रचलित कथाओं पर, यानी कि लोक में जो प्रचलित कथा कहानियाँ होती हैं उन पर आधारित ये रचनाएं हैं। जैसे सूफी कवियों ने उन्हें सूफी ढांचे में बांधा, वैसे जैन मतावलंबी कवियों ने उन्हें जैन धर्म के ढांचे में प्रस्तुत किया होगा। ऐसा अनुमान किया जाता है कि जो सूफी कवि रहे हैं, तो जिस प्रकार से सूफी कवि अपनी रचनाओं को सूफी ढांचे में बांधते हैं, उसी प्रकार से जो जैन मत को मानने वाले कवि होते थे, तो वो अपनी रचनाओं को जैन धर्म के ढांचे में प्रस्तुत करते रहे होंगे। ऐसा ही राम कथा और कृष्ण कथा के साथ भी हुआ है। लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा भी सूफी काव्य के समानांतर चलती रही है। जो लौकिक प्रेम कथा है, तो उसकी परंपरा किसके समांतर, समानांतर का मतलब होता है कि साथ साथ चलने वाली या समान अंतर रखने वाली। तो किसके साथ साथ, सूफी काव्य के समानांतर चलती रही है। ईश्वरदास की सत्यवती कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। सत्यवती कथा किसकी रचना है, तो ईश्वरदास की रचना है। तो क्या दिया है कि ईश्वरदास की सत्यवती कथा को इसी परंपरा में माना जाना चाहिए। कुशल लाभ का ढोला मारूरा दूहा, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट ये सब परीक्षा की दृष्टि से रचनाएं जो भी हैं, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। या तो अगर आपके पास पुस्तक ना हो तो कॉपी पेन लेकर अगर आप बैठे हो तो उसे नोट कर लीजिए। तो क्या दिया है कि सत्यवती कथा किसकी रचना है, ईश्वरदास की। और अगला दिया है कुशल लाभ का क्या है, ढोला मारूरा दूहा, और समय क्या है, 16वीं शती है, जिसमें ढोला और मारवड़ी की प्रेम कथा चित्रित है। प्रसिद्ध प्रेम आख्यानक है। ये दोनों ही क्या है, प्रसिद्ध प्रेम आख्यानक है। ढोला मारूरा दूहा में किसकी प्रेम कथा चित्रित की गई है, तो ढोला की और मारवड़ी जिसे मारू कहते हैं, ठीक है। कुशल लाभ की ही दूसरी रचना माधवा नल काम कंदला है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। क्या है, कुशल लाभ ने क्या लिखा है, ढोला मारूरा दूहा लिखा है, और दूसरी इनकी रचना क्या है, माधवा नल काम कंदला। माधवा नल काम कंदला की प्रेम कथा पर 1547 में आलम ने भी काव्य रचना की है। देखिए, इस नाम से 1547 ईस्वी में आलम ने भी काव्य रचना की है। लेकिन जो ये आलम ने काव्य रचना की है माधवा नल काम कंदला की, तो उसका नाम माधवा नल भाषा है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध इनकी ये रचना है, किसकी, आलम की। सारंगा सदा वृक्ष की भी प्रेम कथा पर अनेक रचनाएं मिलती हैं। देखिए, प्राचीन काल में आप लोगों ने अब पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, रानी सारंगा की कहानी, हमारे घरों में दादा बाबा जो भी होते थे, तो वो लोग रानी सारंगा की कहानियाँ सुनाए हुए हैं। तो जो रानी सारंगा रहती हैं वो सदा वृक्ष से बहुत ही प्रेम करती हैं। दोनों मतलब कोई भी कितना भी किसी भी तरीके का कष्ट हो, लेकिन ये दोनों साथ में ही रहते थे। इनका प्रेम 7 जन्मों का था। ये कभी भी अलग नहीं होते थे किसी भी स्थिति में, ठीक है। उनके जीवन में चाहे कितना भी कष्ट हो, लेकिन ये अलग नहीं होते थे। तो रानी सारंगा की कहानी जो क्या दिया है कि सारंगा और सदा वृक्ष की भी प्रेम कथा पर अनेक रचनाएं मिलती हैं। यह कथा गद्य में भी मिलती है। जो रानी सारंगा की कथा है तो वह गद्य में भी मिलती है और पद्य में भी मिलती है, ठीक है। इसी प्रकार किसी अज्ञात कवि ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा पर क्या लिखा, कुतुब शतक की रचना की है। अंडरलाइन कर लीजिएगा
क्या दिया है कि किसी अज्ञात कवि ने, यानी कि ज्ञात नहीं है, तो ऐसे कवि ने दिल्ली के जो सुल्तान थे उस समय फिरोज शाह, तो उनके पुत्र हैं कुतुबुद्दीन, और साहिबा की प्रेम कथा पर कुतुबुद्दीन शतक की रचना की है। देखिए जो कुतुबुद्दीन शतक जिन्होंने लिखा है उनका नाम है प्रेम भट्ट, ठीक है, सॉरी श्री भट्ट, प्रेम मैंने बोल दिया, सॉरी। तो कुतुब शतक किसकी रचना है, तो श्री भट्ट की रचना है। और ये जो श्री भट्ट थे तो ये निम्बार्क संप्रदाय के जो कवि थे तो उनमें बहुत ही प्रमुख स्थान अपना रखते थे, ठीक है। और ये जो कुतुब शतक है तो यह ब्रज भाषा में लिखा गया है, और ऐसा भी कहा जाता है कि कुतुब शतक ब्रज भाषा की प्रथम रचना मानी जाती है, ठीक है। और कुतुब शतक को ही आदिवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके बारे में आप लोग भी नोट कर लीजिए कि जो कुतुब शतक है वह किसकी रचना है, तो श्री भट्ट की रचना है। श्री भट्ट निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवियों में से एक थे और इसे आदिवाड़ी के नाम से जाना जाता है, और यह ब्रज भाषा की प्रथम रचना भी मानी जाती है, ठीक है। कहने का आशय यह है कि सूफी काव्य के साथ साथ शुद्ध लौकिक प्रेम आख्यानों की परंपरा भी चलती रही। क्या दिया है कि ये सारी जो बातें हैं, जो सारी रचनाओं के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो इसका आशय यह है कि सूफी काव्य के साथ साथ शुद्ध लौकिक प्रेम आख्यानों की भी परंपरा चलती रही है। सूफी कवियों ने इसी आख्यान परंपरा का उपयोग किया और उसे सूफी सिद्धांतों के ढांचे में इस सफाई से गढ़ा कि कथा प्रतीकात्मक हो गई। प्रतीकात्मक का मतलब वही आप लोगों ने जो पढ़ा है आदिकाल में, प्रतीकात्मक, संध्या भाषा, उलटवासी, तो वही चीज़ है कि मतलब ऐसी सफाई से सूफी कवियों ने इसको गढ़ा है कि जो कथा है तो वह प्रतीकात्मक हो गई है। प्रतीकात्मकता में दोहरापन होता है। मैंने आप लोग को पहले समझाया है कि जो प्रतीकात्मक होता है तो वह जो आपको एक लाइन जो दिया रहेगा तो उसका अर्थ दूसरा निकलेगा, लेकिन जो उसका मूल अर्थ होता है वो दूसरा ही निकल के आता है, ठीक है। यानी कि जो वास्तविक अर्थ होता है वह कुछ अलग ही हटके आता है। तो वही दिया है कि प्रतीकात्मकता में दोहरापन होता है, वह प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थ देती है। यानी कि जो उस समय सामने से जो आपको दिखाई देता है वो अर्थ तो देती ही है, लेकिन उसका एक और भी गूढ़ अर्थ होता है, वह भी, तो वो दोनों प्रकार का अर्थ देती है। सूफी परंपरा के पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं। ये प्रश्न भी बनता है परीक्षा में कि सूफी परंपरा के पहले कवि कौन माने जाते हैं, तो याद रखिएगा मुल्ला दाऊद हैं। इनकी रचना का नाम चंदायन है। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि चंदायन किसकी रचना है या चंदायन के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा मुल्ला दाऊद। चंदायन का रचनाकाल 1379 है, ठीक है। जो चंदायन इन्होंने लिखा है मुल्ला दाऊद ने, तो कब लिखा है, 1379 में। बरिस 7 से होई 81, तिन्ही जाह कबे सर सेऊ भासी। क्या दिया हुआ है कि बरिस 7 से होई 81, बरिस 7 यानी कि 7 बरस से होई 81, 81 का मतलब 81 होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जब 7 साल और बीत गए, बरिस 7 से होई 81 यानी कि जब 7 साल और बीत गए तो उनकी आयु कितनी हो गई, 81 वर्ष की हो गई। तिन्ही जाह कभी सरसेऊ भासी। अब भी तिन्ही जाह, तिन्ही मतलब तीनों लोकों में, क्या है कि जाह कभी सरसेऊ, सरसेऊ का मतलब सरसों का फूल होता है, तो वही दिया गया है कि अब भी, यानी कि जब इनकी जो आयु है 81 वर्ष की हो गई है, तब भी तीनों लोकों में सुगंध फैलाने वाले सरसों के फूल के जैसे रस से भरे कवि के रूप में दिखाई देते हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, मुल्ला दाऊद की बात हो रही है। मुल्ला दाऊद के विषय में कहा जाता है कि ये मतलब 7 वर्ष और जोड़ने पर जब ये 81 वर्ष के हो गए, तब भी तीनों लोकों में यानी कि चारों तरफ सुगंध फैलाने वाली जो सरसों का फूल होता है, तो ठीक उसी की तरह रस से भरे कवि के रूप में ये दिखाई देते हैं। यानी कि इनकी जो वाणी है, इनकी वाणी की मधुरता की बात हो रही है, इनकी वाणी के मीठेपन की बात हो रही है, ठीक है। मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले के डलमऊ के थे। कहाँ के थे, मुल्ला दाऊद जो हैं वो रायबरेली जिले के डलमऊ के थे। वहीं उन्होंने चंदायन की रचना की। कहाँ के थे, जहाँ के ये निवासी थे रायबरेली जिले के डलमऊ के, तो वहीं पर उन्होंने चंदायन की रचना की थी। यह काव्य बहुत ही लोकप्रिय एवं सम्मानित था।
दिल्ली में मखदूम शेख तकीउद्दीन रब्बानी जन समाज के बीच इसका पाठ किया करते थे। देखिए क्या दिया हुआ है, जैसे सब लोग जन समाज के बीच में बैठ के गीता भागवत का सब पाठ करते हैं, उसी प्रकार से दिल्ली में मखदूम शेख तकीउद्दीन रब्बानी जन समाज यानी लोगों के बीच में बैठ करके इसका पाठ किया करते थे। किसका? चंदायन का, जो मुल्ला दाऊद की रचना है। तो याद रखिएगा कि ये जो रचना है मुल्ला दाऊद की चंदायन, तो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय था और बहुत ही ज़्यादा सम्मानित था। ठीक है। चंदायन पूर्व भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। चंदायन में क्या दिया हुआ है, किसकी प्रेम कथा पर यह आधारित रचना है? तो याद रखिएगा कि पूर्व भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी थी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका थी, उसकी जो प्रेमिका थी वह विवाहिता थी, तो क्या नाम था उसका? चंदा। तो उसी की प्रेम कथा पर आधारित यह रचना है। बीच बीच में चंदा को इस काव्य में भी पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है। चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधी है। देखिए क्या दिया हुआ है कि जो चंदायन है तो उसकी भाषा कैसी है? परिष्कृत अवधि है, यानी कि शुद्ध अवधि है, जिससे लगता है कि 14वीं शती तक अवधि काव्य भाषा के रूप में परिष्कृत और प्रतिष्ठित हो चली थी। देखिए क्या दिया हुआ है कि जो चंदायन की भाषा है तो वह परिष्कृत अवधि है, तो इससे यह प्रतीत होता है कि 14वीं शती में, मतलब 14वीं शती तक आते आते अवधि, जो अवधि भाषा है, तो वह काव्य भाषा के रूप में क्या हो चुकी थी? परिष्कृत और प्रतिष्ठित हो चली थी, यानी कि शुद्ध और प्रचलित हो चली थी। ठीक है। अब मुल्ला दाऊद के बाद हम लोग चर्चा करेंगे कुतुबन की। इनका समय दिया है 1567 से 1689 ईस्वी। ठीक है। 1567 इनका जन्म माना जाता है और 1689 इनकी मृत्यु। देखिए क्या दिया हुआ है कुतुबन के विषय में। कुतुबन ने मिर्गावत की रचना 909 हिजरी अर्थात 1503 से 4 ईस्वी में की थी। कुतुबन का मृगावत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। कुतुबन के ने जो मृगावत की रचना की है वह कब की है? 1503 से 4 ईस्वी में की है और हिजरी में इसका समय क्या दिया है? 909 हिजरी। ठीक है। ये सोहरावर्दी पंथ के ज्ञात होते हैं, यानी कि स्पष्ट नहीं है, बस ऐसा माना गया है कि ये जो सोहरावर्दी पंथ था तो उसके ज्ञात होते हैं, मतलब सोहरावर्दी पंथ से ये संबंध रखते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल ऐसा मानते हैं कि ये जो जौनपुर के बादशाह थे हुसैन शाह, तो उनके दरबार में, मतलब उनके दरबार में ये रहते थे, या कह सकते हैं कि हुसैन शाह के आश्रित थे। मृगावत में नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है। मृगावत में जो मृगावत रचना इन्होंने लिखी है, तो उसमें जो नायक होता है तो वह मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। अंत में शिकार खेलते समय सिंह के द्वारा मारा जाता है। देखिए क्या दिया हो इसमें, क्या कहानी है मृगावत की। तो मृगावत में जो नायक रहता है तो वह मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है, यानी कि वो जो नायिका थी तो वो मृगी के समान बहुत ही सुंदर थी। ठीक है। तो उस पर वो मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है और अंत में क्या होता है कि जब वो शिकार करता है तो सिंह के द्वारा मारा जाता है। यह रचना अनेक कथानक रूढ़ियों से युक्त है। ये जो रचना है तो बहुत प्रकार की कथानक रूढ़ियों से भरी हुई है। इसकी भाषा प्रवाहमयी है। किसकी? मृगावत की भाषा प्रवाहमयी है। तो ये रही कुतुबन के विषय में जानकारी। कुतुबन की रचना मृगावत बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग भी याद रखिएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने प्रेमाश्रय शाखा, जिसे सूफी काव्यधारा कहा जाता है, उसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की और इसी के अंतर्गत हम लोग कल पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में। इनके बारे में तथ्य थोड़े ज़्यादा दिए हुए हैं, तो आज की क्लास में उसको लेना पूरा संभव नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मैं पढ़ा दूँगी तो आप लोग भी बोर होने लगेंगे। तो कल की क्लास में हम लोग अलग से एक टॉपिक रखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की, तो कल उसी में चर्चा की जाएगी। और आप लोग को आज की ये क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लोगों को शेयर करिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहें प्रतिदिन। ठीक है।
और जो लोग शुरू से अंत तक मेरे चैनल पे बने रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। अब मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।